सर। ओके, ठीक है, दिख रहा है ना तुम लोग? ओके, अच्छा देखो, एफएम के अंदर हम लोग लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ये एरिया कवर कर रहे हैं आजकल। उसमें लेवरेज के अंदर ऑलरेडी आप लोगों को मैं क्या समझा दिया, डीओएल, डीएफएल, है ना, डीटीएल, ये सब कॉन्सेप्ट में समझा दिया। और फिर अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन चल रहा है ना। क्वेश्चन आंसर में कैलकुलेशन पार्ट तो एक होता ही है, इसके साथ साथ एक कमेंटिंग पार्ट होता है। कमेंटिंग पार्ट मतलब आपको किसी फाइनेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसमें आपको बताना पड़ता है अपनी कंपनी को एडवाइजर के रोल के हिसाब से, क्योंकि ये फाइनेंस का नॉलेज जिसको होता है ना, वो कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है। क्या करता है? फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है। यानी कंपनी आप पे डिपेंड करता है, कंपनी आप पे डिपेंड करता है कि कंपनी को क्या करना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल इतना आसान काम नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट करेगा कि नहीं करेगा ना, ये फाइनेंशियल एडवाइजर पे डिपेंड करता है। एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर बिजनेस में या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या रिटर्न चल चल रहा है, ठीक है, इसका अगर मानो कि आपको प्रॉपर आइडिया नहीं है। से फॉर एग्जांपल गोपाल एक कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर बना, ठीक है। जैसे एक मार्केट में कंपनियां है गोपाल स्नैक्स बोल के, ठीक है, आईपीओ आया गया, नॉर्मल कंपनी नहीं है, दिखाता हूँ। हाँ, इसीलिए मेरे को याद आया गोपाल स्नैक्स के बारे में। क्या हुआ? मेरे को थैंक यू नहीं बोला, उसको बोला। किस बात का थैंक यू दिया रे? अच्छा चलो छोड़ो, हर बात को जानना जरूरी है क्या? गोपाल कहाँ गया गोपाल? गोल्ड प्लस। स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन शेयर करते हैं सर, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। अब गोपाल का बिजनेस गोपाल स्नैक्स का बिजनेस देखो, 300 381 से 401 का शेयर प्राइस रखा था। ये लिस्टिंग प्राइस बोलते हैं, इसको आईपीओ प्राइस बोलते हैं। तो मैंने लिस्टिंग प्राइस में, इसको लिस्टिंग नहीं बोलेंगे, इसको आईपीओ बोलेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब लिस्टिंग डेट में किस दाम पे लिस्ट होता है वो डिपेंड करता है कि अगर बहुत सारा ज्यादा लोग स्टॉक को खरीदा है। ये लिस्टिंग डेट इसका आई थिंक लिस्टिंग हो गया क्या? 14 मार्च हो गया है। क्या दाम पे लिस्ट हुआ है देखो तो। मैंने ट्रैक नहीं किया इसको। गोपाल स्नैक्स 365 में लिस्टेड हुआ है, और उसके बाद अभी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। मैं इसका एनालिसिस नहीं दिया था, मेरे को टाइम नहीं मिला था। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ, ये अभी तक का मैंने लास्ट, ये आज का है। और लास्ट अगर ये 14 5 दिन ही तो हुआ है। ओ सॉरी, 353 में लिस्टेड हुआ है, 14 मार्च को। 353 अप्रॉक्स में लिस्टेड हुआ है, 353। हाँ। अब ये शेयर का दाम क्या रखा था ये लोग? 381 से 401। इसका मतलब शेयर डिस्काउंट में लिस्टेड हुआ है। मैंने जो दाम पे कंपनी अपना प्राइस बोला था, आईपीओ प्राइस रेंज, इसको बोलते हैं बैंड, इसको क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं, प्राइस बैंड। जिस बैंड पे ये बोला था, अच्छा इसमें से कोई भी एक दाम लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 37 क्वांटिटी अप्लाई करना है, अप्रोक्स 14 15 हजार पड़ जाता है एक आईपीओ लॉट, ठीक है। अब मैं आपको आईपीओ के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कंपनी का फाइनेंशियल मैटर पे ही बात कर रहा हूँ। आपको देखो मैं दिखाता हूँ। अब व्हाट डज गोपाल स्नैक्स लिमिटेड डू, क्या करता है कंपनी, थोड़ा सा देखो। एफएमसीजी कंपनी है, ऑफरिंग एथनिक स्नैक्स, वेस्टर्न स्नैक्स, अदर प्रोडक्ट्स इन 10 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। भारत के 10 राज्य में है इनका प्रोडक्ट, और 2 यूनियन टेरिटरी में है इनका, ठीक है। इसके साथ साथ गोपाल स्नैक्स स्पाइसेस, ग्राम फ्लोर, बेसन, नूडल्स, रास्क, सोन पापड़ी, ये सब चीजों में काम करते हैं। नाम क्या है? गोपाल। गोपाल ब्रांड में ही बिजनेस करता है ये। तेरा ही है क्या? पता चलेगा, पता चलेगा अंदर से ही है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द इशू साइज? इसका जरूरत कितना था? 650 करोड़,
एंटायर इश्यू साइज ऑफ आईपीओ कंपनीज ऑफर फॉर सेल, इतना शेयर ऑफर फॉर सेल। अच्छा, ऑफर फॉर सेल था। ऑफर फॉर सेल माने ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था वो कंपनी से निकलने वाला है और जो नया वाला आएगा वो उसको खरीदेगा। ठीक है, अब इसका देखो मैं क्यों ये ओपन किया। आपको लग रहा है मैं गोपाल स्नैक्स के बारे में बात करूं? नहीं, देखो ये क्या क्या निकल के आया। कंपनी का टोटल एसेट, कंपनी का टोटल रेवेन्यू, कंपनी का पैट, कंपनी का एबिटा। ठीक है, एबिटा माने एबिटू नहीं, एबिटा। हाँ, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हम लोग लेवरेज कैलकुलेशन करने के टाइम पे यही सब डेटा तो चेक करते हैं। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ये वाला जो क्वेश्चन अभी दिया था मैं उसमें भी यही तो था। ठीक है, तो भाई कहाँ से आया, कैसे आया, और आने के बाद इसको देख के क्या पहचानोगे? बात समझ में आ रहा है? इसका एक इंटरेस्टिंग खेल क्या है कि 2021 में इसका 1 टका 70 पैसा अर्निंग पर शेयर था। 2022 में इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। अर्निंग पर शेयर क्यों बढ़ता है? एबिटा बढ़ेगा, एबिटा बढ़ेगा। ठीक है, अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन ये चीज अगर बढ़ेगा माने प्रॉफिट बेसिकली, ठीक है, ये जितना बढ़ेगा ईपीएस उतना बढ़ेगा। आप लोगों को पता है सेल से हाँ, ठीक है, मैंने एबिटा पे भी डिपेंड करता है पैट बढ़ना। ठीक है, मैंने बेसिकली वही मैं बोलने जा रहा था कि रेवेन्यू से ईबीआईटी का डिस्टेंस और ईबीआईटी से ईपीएस का डिस्टेंस, है ना, आपको ये जर्नी तय करना होता है। रेवेन्यू से ईबीआईटी तक का जर्नी जिसको हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं, और ईबीआईटी से ईपीएस का जर्नी जिसको हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। अब एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा कि जीरो में जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है बोलो आप? ऑब्वियसली बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है, पर बिजनेसमैन अगर खुद फाइनेंस नहीं समझता है या फिर बिजनेसमैन का फाइनेंशियल एडवाइजरी का रोल कोई प्ले कर रहा है तो उनपे तो डिपेंड करता है ना। मैंने कहाँ से लोन ले रहे हैं और कहाँ मार्केट में प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है और उस प्रोजेक्ट में कितना उसका प्रोजेक्टेड रिटर्न आ सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टारगेट होता है आर शुड बी ग्रेटर देन केसी। एक चैप्टर कराऊंगा सर आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के, जिन लोगों ने कर लिया ठीक है, जो नहीं किया उनको आगे मैं लाइव क्लास में करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, और या फिर हो सके तो मेरे से अभी बैकअप लेके कर सकते हो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी काफी लोग फाउंडेशन लेवल में करते हैं, पर फाउंडेशन लेवल का जो सोच होता है इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल का सोच डिफरेंट होता है। डिफरेंट इन द सेंस कॉन्सेप्ट वही है, पर थोड़ा सोचने का तौर तरीका थोड़ा अलग होता है और कुछ नहीं। ऐसे मैम भी कराते हैं फाउंडेशन बच्चों के, या फिर जो फाउंडेशन पास करके आए हैं ना वो लोग टीबीएम करके आते हैं। नॉर्मली जो सीए वाले बच्चे होते हैं वो करके आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आर ग्रेटर देन किसी क्या है, रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसको अचीव करना एक फाइनेंस मैनेजर का ही काम है। अगर कंपनी का फाइनेंस मैनेजर कंपनी को पॉजिटिव नहीं बना पा रहा है इसका मतलब वो प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं कर पा, या फिर उसका एडवाइजरी सही नहीं है, या फिर एडवाइजरी सही है ओनर उसको मान नहीं रहा है, प्रोमोटर मान नहीं रहा है, कुछ तो है। और अगर मैनेजमेंट में क्लैश बनेगा, फाइनेंशियल मैनेजर और कंपनी का ओनर इन पे क्लैश बनेगा तो भी दिक्कत है ना। तो एक चीज इसका क्या अच्छा है कि ये पॉजिटिव बिजनेस के साथ है, इसका दिन ब दिन एबिटा पैट सब बढ़ा है। और वही रीजंस है, भले ही इसके बिजनेस में लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में नहीं दिखाया, पर आप देखो आज इंटरेस्ट दिखाया। लास्ट 5 दिन में ये मोटा मोटी इसके आईपीओ रेंज में ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा गिर गया। इसका मतलब यह क्या है सर कि इसके बिजनेस में स्टेबिलिटी है। अगर बिजनेस बहुत ज्यादा वैल्यूलेस होता तो फिर अभी इतना दिन में इसका शेयर का दाम 375 से 275 हो जाता। लोग होल्ड करके रखा है तभी शेयर का दाम गिरा नहीं है। कम से कम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो निकला है और बदले में जो शेयर खरीदा है कम से कम वो रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, या फिर नेगेटिविटी नहीं है, बिजनेस पे दम है और वो दिख रहा है इसका फाइनेंशियल रिजल्ट है। ये तो बस एक क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रैक्ट है, तो पूरा तो नहीं है ना, एक्सट्रैक्ट है। तो ये सब एक्सट्रैक्ट, ये आप लोग जैसे अभी लेवरेज पढ़ रहे हो या पूरा फाइनेंस पढ़ रहे हो, तो फाइनेंस पढ़ के ना एक्चुअली आप लोगों को यही सब नॉलेज ग्रोथ करेगा, और आगे जाके कंपनी का ये सब डेटा चेक करके आप एनालिसिस दोगे और वही कंपनी आपसे उम्मीद करेगा। नहीं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को रखने का क्या मतलब है? बात समझे? चलो, फिर बहुत ज्यादा बोलते हो आप। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं घर पे करने के लिए दिया था, महादेव देवों के देव, महादेव लिमिटेड
कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, जिसका कॉस्ट था 80 लाख। एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएगा, 80 लाख का कॉस्ट है। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स, जो लोग होमवर्क सॉल्व किए हो मेरे साथ साथ चेक करते रहना, और जो नहीं किए हैं वो कर लेना। एनुअल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट इज 90 लाख, है ना। अच्छा, इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट इज 10 लाख। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड्स थ्रू इश्यू ऑफ 4 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each and 12% debentures of rupees 40 lakh. You are required to calculate operating financial combined leverage as well as earning per share and determine the likely level of EBIT if EPS is 420. तीन अलग अलग केस में। एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर बी वाला पार्ट करते हैं। होमवर्क का सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने का जो तरीका है एकदम सिंपल करते हैं। क्या कंपनी का नाम है? महादेव लिमिटेड। आप ऐसे ही लिख के रखो, ठीक है। महादेव, महादेव लिमिटेड का आंसर एक पर्टिकुलर और एक अमाउंट का घर। पर्टिकुलर में सबसे पहले हमें सेल्स का डेटा मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। किसका डेटा? सेल्स का डेटा। तो सेल्स के बारे में क्वेश्चन में बोला है, कितना बोला? 90 लाख बोला। और वेरिएबल कॉस्ट बोला 60%। तो अगर सेल्स बोला, वेरिएबल कॉस्ट बोला, तो कंट्रीब्यूशन तो मिल जाएगा, है ना। दिख रहा है ना, इसीलिए मैंने सेल्स से पहले स्टार्ट किया। तो सेल्स है 90 लाख, लिख लो। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा फिर? देखो, नॉर्मली कंट्रीब्यूशन तक आने का रूट क्या है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन में यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज बोला है, ठीक है। तो आपको पता है कि 90 लाख मेरा सेल है और मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 60%, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 40%। नहीं समझा? तुम बिल्कुल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। माने कोई मैंने ये बोल रहे हैं कि सर मैं सेल्स, फिर यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 9 लाख का 60%, मैंने आई थिंक कितना हो जाएगा 54 लाख, ठीक है। फिर वहां से कंट्रीब्यूशन ऐसा करके भी दिखा सकते हो। बट एग्जाम टाइम पे अगर तुमको पूछा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट करो ना, स्मार्ट वर्क हो जाएगा। अगर पूछा नहीं है पर्टिकुलर पॉइंट्स, तो फिर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो ना। एक स्टेप जंप हो सके। स्टेप जंप माने क्या? डायरेक्टली कर दो। सेल 60% है तो कंट्रीब्यूशन 40% है। इतना तो दिमाग चलेगा रे बाबा। हाँ, तो 90 लाख का 40% हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो 40% माने 36 लाख। वेरी गुड सर। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा ना, मेरे को बताना, फिर से समझा दूंगा। और ABCD लिखते रहना। हाँ, बचपन वाला बात याद भी आ जाएगा। ABCD भूल जाते हो ना आप लोग, फिर भी ABCD मेरे को याद है। क ख याद है आपको? हाँ, और क बोल सकते हो पूरा? पूछूंगा क्लास के बाद, बोल के जाना आज। अगर अ क गलत होगा, ठीक है, जितना गलत होगा उतना बार उठक बैठक कान पकड़ के। तब फाइनेंस पढ़ने चला, अ क भूल गया। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, मैं भी याद नहीं है मेरे को। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, अच्छा 90 लाख सेल्स है, कंट्रीब्यूशन 40% है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन बोला है, इसलिए मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। कितना बोला? देखो, एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अलावा 10 लाख का फिक्स कॉस्ट का खर्चा है। और हमें पता है ना सर, वी नो दैट कि कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को लेस करो तो क्या मिलता है? EBIT। वेरी गुड सर। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अगर 10 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन से इसको माइनस करेंगे, तो डी पॉइंट में EBIT निकल जाएगा। और EBIT एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स है फाइनेंशियल लेवरेज का, एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स है EBIT। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? B माइनस C। कितना हो जाएगा? 26 लाख। वेरी गुड। अच्छा, EBIT निकल गया।
क्वेश्चन में और क्या डेटा है सर? क्वेश्चन में हमें ना इंटरेस्ट के बारे में बोला है 12% डिवेंचर ऑफ ₹40 लाख। ठीक है, तो 40 लाख मेरा डिवेंचर कंपनी इशू कर रहा है महादेव लिमिटेड, जिसमें इशू करके रखा है, जिसका 12% इंटरेस्ट वो भरता है, माने बेसिकली पे करता है। तो 40 लाख का लोन है और उसका 12%, तो 40 लाख का 12% अगर वो पे करता है तो 40 का 12 माने 48, 4,80,000। ई पॉइंट में हम लोग दे देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि 12% का, सॉरी 12% ऑफ 40 लाख, तो बन जाता है 4,80,000। वेरी गुड। फिर ईबीआईटी पता चल गया, इंटरेस्ट पता चल गया, तो पीबीटी भी पता चल जाएगा। पीबीटी माने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी माने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माने टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट आता है, टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट आता है। जैसे यहाँ पर पीएटी दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम लोग कौन सा टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं? तो प्रॉफिट के बारे में बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वेरी गुड। तो पीबीटी कितना बना? 21,20,000। वाह, कितना आसान काम है। हाँ, जगत में सबसे सुंदर काम पीबीटी निकालना। पैट का पता चल जाएगा ना। क्वेश्चन में बोला है कि कॉर्पोरेट टैक्स है 30%, माने सरकार के घर में 30% कंपनी पे करता है। महादेव लिमिटेड 30% सरकार को देता है, तो पीबीटी से ही देता होगा, जितना पीबीटी कमाया होगा वहीं से ना देता होगा। तो पीबीटी है 21,20,000 का, इसमें से अगर 30% अगर टैक्स दे देगा तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? 70%। तो 70% ऑफ 21,20,000। मैंने देखो, अगर कोई बोलेगा सर हम 21,20,000 पे 30% टैक्स दिखाएंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, फिर पैट दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको पूछा नहीं है, स्मार्ट वर्क कर सकते हो। 30%, अगर 30% टैक्स में चला जाएगा तो बचेगा कितना? 70%। तो 70% परसेंटेज में दिया है, तो 70%, 70% इंटू 21,20,000 डायरेक्टली आ जाएगा, है ना, स्मार्ट वर्क। अच्छा, तो क्या हो गया सर? 21,00,000, 21,20,000, उसमें 70% इधर आ गया, तो कितना बना? 14,84,000। बढ़िया है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में कुछ बोला? कहाँ बोला सर? कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड्स थ्रू इश्यू ऑफ 4 लाख इक्विटी शेयर्स। और जैसे आईपीओ में भी वो कंपनी आ रहा है ना, और उसका डिटेल्स पढ़ोगे ना, प्रोस्पेक्टस में लिखता है कि कितना शेयर वो सेल करना चाहता है। तो यहाँ पर भी कंपनी शेयर सेल नहीं कर रहा है, वहां पर ऑफर फॉर सेल था, न्यू इश्यू भी करता है। वो पूरा पूरी ऑफर फॉर सेल था, माने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर छोड़ के निकल रहा है, और कंपनी जब न्यू इशू करेगा तो उसमें बोल देता है कि फ्रेश इशू इतना है। तो यहाँ पर भी बात एकदम बोल दिया कि वो फ्रेश इशू करना चाहता है। ऐसे इसको फ्रेश इशू नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं कि न्यू फंड ऑफर भी बोलते हैं, या फिर इसका एक नाम है, एक मिनट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और सेकेंड टाइम कर रहा है तो उसको बोलते हैं, वेरी गुड सर, एफपीओ। फुल फॉर्म बता? नहीं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब कंपनी पहली पहली बार करते हैं उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, मैंने नया नया शादी। ठीक है, जब दूसरा दूसरा बार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। ठीक है। तो ऐसा ही इसको बोलते हैं एपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मैंने एक बार कंपनी मार्केट से पैसा उठाया, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं कर सकता। बाद में करेगा तो नाम आईपीओ नहीं रहेगा, एपीओ हो जाएगा। बस, पैसा उठाने में कोई मना नहीं है, जब तक देने वाला है तब तक उठा सकते हो। मैंने जब तक देने वाला है इन द सेंस, जब तक कंपनी आप पे भरोसा करेगा, मैंने पब्लिक जब तक कंपनी को भरोसा करेगा तब तक कंपनी बिल्कुल उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बार नहीं है यहाँ पर। हाँ, सेबी को अप्लाई करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, वो है चीज है। तो 4 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, बढ़िया है। तो लिख दो नंबर ऑफ शेयर 4 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख। अच्छा, अगर नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा तो ईपीएस मिल जाएगा। कितना आया ईपीएस? हाँ,
3.71। ठीक है, सबका आया? आया आपका? कैसे मिला? जी बाई एच करके। जी में पैट है और एच में नंबर ऑफ शेयर्स है, तो पैट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। माने एक, यस सर, ठीक है, एक शेयर पे माने एक एक शेयर के बदले शेयर होल्डर लोग तीन, माने कंपनी कमा रहा है 3 टका 70 पैसे। जो यहाँ पर आपको, ये कहाँ गया भाई? गोपाल, तुम्हारा कंपनी है कहाँ गया? ये रहा। गोपाल का कंपनी, गोपाल स्नैक्स 2021 में कमाता था पर शेयर में 1 टका 70 पैसे। हाँ क्या? नहीं नहीं, दिस इज नॉट करोड़, दिस इज 1 टका 70 पैसा, नॉट करोड़। ईपीएस हमेशा पैसा में होता है। এক একটা শেয়ার যদি কোম্পানির 1 টাকা 70 পয়সা কামায়, তাহলে কোম্পানি যত শেয়ার থাকবে ওটা ইনটু করতে হয়, তাহলে প্যাট পেয়ে যাবো ना। अब तुमने पैट से नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड किया तो पर शेयर का अर्निंग मिला, अब उसके साथ इंटू कर दोगे तो वो उल्टा करके पैट ला के देगा। अब लेटेस्ट में इसका चल रहा है 9 टका 2 पैसा। सर इसका सिंपल मतलब होता है, जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर जितना ज्यादा अच्छा होता है, जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का पर शेयर अर्निंग जितना ज्यादा होगा, कंपनी का वैल्यूएशन या कंपनी के बिजनेस के प्रति आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा माना जाता है। ठीक है, समझा? अभिजीत, शौनिता, शालिनी, सनौन, समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। तो 3 टका 71 पैसा आ गया। अब बात करेंगे सर डीओएल, डीटीएल, डीएफएल वगैरह वगैरह। जे डीओएल, डीओएल क्या है? हाँ, फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन है 36 लाख का और ईबीआईटी है 26 लाख का, है ना? कंट्रीब्यूशन 36 लाख, ईबीआईटी 26 लाख। तो क्या लिखेंगे इसको? बी बाई डी ना, बी बाई डी। तो आ रहा है 1.38, हाँ, स्पेसिफिकली टू बी स्पेसिफाइड 1.38। तो जे के क्या होगा? डी एफ एल, डी एफ एल का फॉर्मूला बताओ। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अच्छा, डीएफएल क्या है? ईबीआईटी बाय पीबीटी, है ना? ईबीआईटी बाय पीबीटी। और आपके पास सारा डेटा है ना? ईबीआईटी है 26 लाख, पीबीटी है 21,20,000। तो 26 लाख, अब इसमें नंबरिंग क्या है? डी बाई एफ ना, डी बाई एफ 1.23। वेरी गुड, 23, ठीक है ना? 23 के बाद अगर देखो, 23 के बाद अगर 5 से ज्यादा हो, अगर 23 के बाद 5 से ज्यादा है तो 4 ले सकते हो, और अगर 23 के बाद 5 से कम है तो 23 में ही रुक जाना। सही बोला ना? अब गोपाल स्नैक्स का मालिक जब बोल देता है तो मानना पड़ता है ना? 650 करोड़ उठाया भाई। हाँ, हम लोग तो एक खोखा नहीं उठा पाते, 650 करोड़। खोखा पेटी जानते हो ना? एक खोखा माने 1 करोड़, एक पेटी माने 1 लाख। अब खोखा तो एक पेटी नहीं उठा पाते। IJKL MNOPQRST के एल, एल में क्या आएगा? DTL। DTL का फॉर्मूला क्या है? नहीं, ओरिजिनल फॉर्मूला वो नहीं है, वो शॉर्टकट फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन बाय, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब तुम चाहो तो DOL इंटू DTL करके भी कर सकते हो, नहीं वो तो होना ही था, लिखा था ना, वो तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, लिखा। एक गाना है ना, प्यार तो होना ही था, अजय देवगन और काजल का, बड़ा पुराना मूवी है, तब हम लोग भी छोटे थे।
उस टाइम पे बड़ा फेमस होता था बी बाई एफ। 1 टका 70 पैसा निकल गया। अच्छा, मैथमेटिकली तो सारा चीज निकल के आ गया। एनालिसिस देना बोला था ना, तो मैं दे दूंगा। लेकिन इसमें और एक मैथमेटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ EBIT इफ EPS इज 4-2-0। मैं बोला था आप लोगों को कि जो भी ये क्वेश्चन का जवाब कर लेगा मैं मानूंगा कि सैल्यूट मानूंगा, ऐसा कुछ बोला था। कर लिया, कर लिया, बहुत कर लिया, वेरीफाई भी कर ली। अच्छा, देखते हैं आंसर मैच हुआ है कि नहीं। एडवांस में दे दिया, पागल है। चलो, अच्छा तो जब क्वेश्चन ऐसा आता है EPS लेवल का, देखो आपको EPS दे दिया, अब आपको उल्टा गाड़ी चलाना है, ठीक है। जरा उल्टा गाड़ी हाँको, जरा हले हले गाड़ी हाँको। ये सब गाने सुना नहीं तुमने? एक गाना है, कबीर का दोहा है, जरा हल्के गाड़ी हाँको, जरा हले हले गाड़ी हाँको। नहीं गाना बोलो। ऐसा गाना गाओ किसी को समझ में ना आए। कबीर का दोहा समझने के लिए ना दिमाग का अलग लेवल लेवल होना चाहिए। जो समझ ले वो भी सलूट मारने लायक बात है। मैं सुबह चला देता हूँ सर, कबीर का दोहा, शिव जी का भजन, सुबह उठ के वही सब चाहिए मेरे को। आपको लगेगा कि बुढ़ा इंसान सुन रहा है, बट क्या, ओ 1 2 3 कर दिया मैंने। 4-2-0। EPS 4 है, EPS 2 है, EPS 0 है। वेरी गुड सर, थैंक यू। तो EPS जब 4 है तब क्या करेंगे, EPS जब 2 है तब क्या करेंगे, और EPS जब 0 है तब क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन में मजा का बात यह है कि हमें ना EBIT पूछा है जब EPS 4 है, तो बेसिकली आपको पीछे से जाना पड़ेगा। तो पैट पैट के बारे में क्या पता है हम लोगों को? yes. कहाँ से पता चलेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख है, ये तो पता है ना। और अर्निंग पर शेयर 3 टका, सॉरी 3 टका 71 पैसा तो पुराना वाला है। लेकिन 4 लाख अगर इक्विटी है, बात समझो सर, मैंने जैसे हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, कि जैसे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों को जब EPS निकालने बोला था, तो हम लोगों ने क्या किया, G/H बने 14,84,000 बने, पैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर करके वो यहाँ पर बोलता है कि भाई पैट निकालो, तो कैसे निकालोगे पैट? 4 लाख के साथ 3.7.1 को इंटू कर दोगे तो वापस ये वाला पॉइंट आ जाएगा, है ना। यानी जिस चीज से डिवाइड कर किए हैं उसी चीज को अगर उल्टा करके तुम इंटू कर दोगे तो क्या आपको पैट नहीं मिल जाएगा, है ना। बस सही, थोड़ा दिमाग लगाने वाला बात था, अब कहानी खत्म, और कुछ नहीं है। पूरा कहानी बस इसी इसी चीज पे आधारित है। वो कड़ी चाहिए, वो पर्टिकुलर वो पॉइंट चाहिए। तो 4 लाख आपका इक्विटी है और 4 आपका EPS है, तो ये हो जाएगा आपका 16 लाख, ये हो जाएगा आपका 8 लाख, और ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 4 लाख इंटू 0 माने 0, है ना। 0 से जो टकरावे 0 हो जावे, है ना। सुनने से जो टकरावे वो सुनना ही होना है, ये कोई मैथ्स नहीं है। ये क्यों होता है जानते हो आप लोग? जो शून्य से टकरावे वो शून्य हो जाएगा। शून्य माने ब्रह्मांड, स्पेस, उसी शून्य को मैथ्स में शून्य कहा गया है। जितना मैथ्स हम लोग करते हैं ना, ठीक है, ये सारा मैथ्स का सिचुएशंस ये पृथ्वी और पूरा यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। लोगों को पता नहीं है, बस करे जाते हैं।
जीरो। जीरो का आविष्कार इंडिया ने क्यों किया, बाकी देश ने तो नहीं कर पाया ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है यूनिवर्स कैसे चलता है। जब दुनिया गोल नहीं है, जब बाकी दुनिया प्रमाण करने के पीछे भाग रहा था कि दुनिया गोल है कि नहीं है, यूरोपियन वर्ल्ड्स, ठीक है, मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड्स, किसी किसी ने तो चैप्टा भी बोल दिया, ठीक है, तो हाँ चैप्टा मैंने फ्लैटर बोल दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, गलत मान जाएगा बहुत सारे लोग, छोड़ो। और किसी किसी ने तो बोला कि पृथ्वी खड़ा है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, यूरोपियन वर्ल्ड में बोला था। बट इंटरेस्टिंग चीज एक है कि भूगोल सब्जेक्ट का नाम भूगोल है, भूगोल। भू माने पृथ्वी, गोल माने राउंड, तो पृथ्वी गोल होता है, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम भूगोल है, और ये वेद में कम से कम 5000 साल पहले बोला गया। भूगोल सब्जेक्ट का नाम भूगोल कहाँ से आया? तो हम लोगों को पहले तो भूगोल पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी गोल है और कारण जानने का क्या है, पता ही है ना, तभी तो लिख रहे हैं भूगोल। नहीं समझा बात को? भूगोल सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जा रहा है कि दुनिया गोल क्यों है। अरे भाई भूगोल तो लिखा है तुमने, भूगोल बोला है, हिंदी में भी भूगोल ही बोलता है। भू माने धरती। अच्छा, भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलता है। जियोग्राफी का क्या मतलब है मेरे को नहीं पता, लेकिन जियोग्राफी को भूगोल बोलते हैं हमारे संस्कृत में, जो वेद में 5000 साल पहले बोला गया है, ठीक है, पुराने जमाने। हाँ, शायद ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में बोला गया होगा। बट मैं आपको क्या चीज बोला, आपको समझ में शायद आ गया कि हम लोग सब्जेक्ट का नाम ही दे रहे भूगोल, तो फिर अंदर पढ़ा जा रहा है कि पृथ्वी गोल है कि चपटा है, प्रमाण करो। अरे तुम सब्जेक्ट का नाम में ही तो बोल रहे हो कि ये गोल है। और सुनने का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही गजब है। सुनने का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि ये जो स्पेस है, ये पूरा दुनिया में एक एक सडन टाइम के बाद हर चीज ना जैसे शून्य लेवल में चला जाता है। जैसे वो शिव जी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, बोम भोले। जो लोग हिंदू कॉन्सेप्ट जानते हैं वो बोम बोम करते हैं, ठीक है, बम भोले ऐसे करते हैं। तो बोम का मतलब होता है शून्य, और ये शून्य सब शिव जी से बड़ा कनेक्टेड है। और ये शून्य अगर आपको माने इंफिनिटी में जाना है, जैसे असीम हम लोग ये, ठीक है, इवन मैथ्स में भी इंफिनिटी होता है, ठीक है, अल्फा इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर आपको इंफिनिटी में जाना है ना, तो जीरो होके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और शिव जी का एक गाना है, अभी मैं हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा गलत मत समझे, ठीक है, तो क्योंकि जो सच्चाई है ना उसको प्रचार का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शिव जी का एक गाना है, कैलाश खेर जी का है, ठीक है, उसमें गाने में बोलता है कि अनादि अनंत ना, हाँ, ठीक है, अनादि अनंत, ठीक है। तो उसमें गाना का लाइन अभी पूरा याद नहीं मेरे को, बट उस लाइन में एक पॉइंट है अनादि अनंत, ये शिव जी के बारे में कहा जाता है, जिसका कोई शुरू नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो उसी अनंत को इन्फिनिटी कहा गया। अब शिव जी कोई रूप है कि नहीं है, इतना नॉलेज तो हम लोगों को नहीं है, ठीक है। बेसिकली शिव फॉर्मलेस होता है, शिव का मतलब होता है फॉर्मलेस, जो है और है भी नहीं। तो अगर तुमको सीप को समझना है तो जीरो होके ही समझना पड़ेगा, तभी तुम इन्फिनिटी समझ सकते हो। इस चीज के बारे में रिसेंटली एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है जो आपका यूरोपियन वर्ल्ड में, स्टीफन हॉकिंस, आई थिंक स्टीफन हॉकिंस क्या, वो ये है लंगड़ा है, मैंने बेसिकली व्हील चेयर में रहता है वो, स्टीफन हॉकिंस ना, जिसने ब्लैक होल के बारे में डिस्कस किया। आइंस्टाइन, उसको बाद में इसने ये किया, तो ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दुनिया का हर चीज का स्रोत का कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल। ये हर चीज ब्लैक होल से ही कनेक्टेड है, और शिवलिंग ब्लैक ही होता है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अभी एक बार बोलना चालू करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, छोड़ दो। हाँ, ठीक है, नहीं रेसिज्म कभी नहीं होगा, लेकिन अब बात समझ नहीं पा रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट ना पुराने जमाने में जो मैथमेटिक्स एक्चुअली पढ़ा जाता था, हम लोग के देश में इंडिया में ये, हम लोग आज इसको धार्मिक धार्मिक बोल के कंट्रोवर्सी करते हैं, बट हमारे देश में ये कभी भी धर्म नहीं था, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। हाँ, ये बेसिकली नहीं, यही सब कुछ, यही पढ़ाई था। इसको आज हम लोग सब्जेक्ट का नाम दिया है, पुराने जमाने में ऐसे सब्जेक्ट का नाम नहीं होता, कि आपको जानना है दुनिया क्या है, आप कहाँ पर हो, आपके ऊपर किस चीज का प्रभाव है, ये हर चीज। और ये पूरा मैथमेटिकली एकदम प्रूफ है। मैं आपको ऐसा ऐसा थ्योरी दूंगा ना,
भाई, क्योंकि आज इसमें आजकल मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आज नहीं दूंगा, कभी दे दूंगा सर। ठीक है, आप लोग खुद चौंक जाओगे कि क्या चल रहा है। जैसे आज एक गूगल बोला, हाँ, चाबी, चाबी क्या करेगा, जो भी है चलो छोड़िए, अब जीरो के पीछे मत भागो। लेकिन सोचो अगर ये जीरो ना होता पूरा दुनिया। एक्सपीरियंस नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ा है कभी? पढ़े हो ना, पढ़ते हो ना, पढ़ा करो। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, तुलसीदास जी 550-600 साल पहले गंगा किनारे बैठ के गा रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, ये कोई धार्मिक गाना नहीं है, इसमें सोचो सोचो, उसमें एक पॉइंट लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता है मध्य जान, है ना। तुम युग सहस्त्र योजन पर भानु को गूगल में डालो, नासा का जो ऑर्बिटरी प्लैनेट सिस्टम का जो पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस, ठीक है, वो कंप्लीटली बोल देगा आपको। सुधांशु त्रिवेदी, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पता है, नॉलेज है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये भानु माने सूरज, और युग सहस्त्र का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो एक्चुअली 15 लाख करोड़ किलोमीटर जो एक्चुअली होता है, वो एग्जैक्टली वही डिस्टेंस है जो नासा ने 100 साल भी नहीं हुआ बोला हुआ, 70 साल हुआ होगा। ठीक है, और ये बात हम लोग को 5,000 साल पहले से पता है, एटलीस्ट 5,000 साल पहले, पता नहीं और कितना पुराना होगा। हाँ, मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग क्या चीज लगता है कि एक्चुअली हमारे देश में जो इतना सारा चीज लोग लोग नॉर्मली रिचुअल्स के लिए पालते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो एक्चुअली सारा चीज मैथमेटिक्स है, एवरीथिंग इज साइंस एंड मैथ्स। ये बात अगर जिन लोगों को पता चल जाए ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया का कहाँ किस लेवल का इंडिया डेवलपमेंट करेगा। बस जात पात धर्म से इसको अलग करो। प्रॉब्लम है कि ये प्रूव करके दिया है, और नासा नासा को भी अपने वो साउंड सिस्टम में उसका भी पकड़ में आ गया ओम, और हम लोग ओम का पूजा करते हैं, और वो ओम भी शिव जी से ही कनेक्टेड होता है। वेदांत फिलोसॉफी में ओम सबसे इंपॉर्टेंट है, और ओम ही एक्चुअली सनातन कल्चर का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पूजा का कॉन्सेप्ट माना जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं। छोड़ो यार, जो भी हो जीरो से ही है। मैं जो बात कर लिया ना, वो जीरो से जो टकरावे जीरो हो जावे, इसके पीछे का लॉजिक यही है। अल्टीमेटली ब्रह्मांड से जो भी टकराएगा, ब्रह्मांड में जाके वो सब चूर चूरी हो जाएगा, है ना। पीबीटी, जब ये सब थ्योरी समझ में आ जाएगा तो फाइनेंस क्या चीज है। अरे मैं कभी कभी पढ़ता हूँ ना ये सब स्पिरिचुअल चीजों को, और इसको मैथमेटिकली साइंटिफिकली सोचता हूँ, तो मैं समझ नहीं पाता कि भाई ये सब टैक्स एफएम क्या चीज है, कुछ नहीं है, बच्चा चीज है। अगर तुम उस लेवल का सोच एटलीस्ट इतना सा कर लेते हो ना, ये आपके लिए मतलब धूल बराबर है। बस उस लेवल तक आपको सोचने का तरीका अपनाना पड़ेगा। मतलब ये सब्जेक्ट आपको तंग करता है, तो वो सब्जेक्ट क्या तंग करे। तो पीबीटी कैसे, ओए एरो तैखर कैसे पैट बाई 0.7, देखो 70% टैक्स था, तो पैट से डिवाइड कर दो, तो 16 लाख बाई 0.7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 लाख। ओए नहीं, आई थिंक 22,85,714, तो 2 लाख का है वो, 22। तो 16 लाख डिवाइडेड बाई 0.7, अच्छा इधर 8 लाख बाई 0.7 कितना हो जाएगा, 11,42। और ये कितना हो जाएगा, जीरो। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो क्वेश्चन में गिवन था, 4 लाख का डिवेंचर 12%, 4,80,000। क्या लिखोगे, 12% ऑफ
40 लाख ना, तो क्या लिखोगे? 4,80,000। इधर क्या लिखोगे? इधर क्या लिखोगे? बस, और क्या? डी, ईबीआईटी आ जाएगा। पीबीटी मिल गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल गया। तो पीबीटी से अगर हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या करेंगे? लेस करेंगे कि ऐड करेंगे? तो बी प्लस सी। तो इसके साथ बी के साथ सी को जोड़ दो, जोड़ने से ही आपको ईबीआईटी मिल जाएगा। 27,65,714, 16,22,857, और इधर हो जाएगा 4,80,000। बस, इतनी सी बात है। वेरी गुड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के कुछ भी दे दिया, डरने का नहीं। हाँ, सवाई बुझते पाचे। तनौन समझ में आया? हो गया था आपका? कर लिए थे अभिजीत, समन्विता, शालिनी? হ্যাঁ স্যার। করেছিলি এরকম আনসার এসেছিল নাকি এখন করলি? আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। বুঝতে পেরেছিস তাহলেই হবে। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब बात है, एक क्वेश्चन था ये वाला, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट the operating leverage for each of the four firms A, B, C, D from the following price and cost data. What inferences can you draw with respect to level of fixed cost and the degree of operating leverage results? Assume number of units sold is 5,000. ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई थिंक कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लिया। हाँ, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन्फरेंस में दिक्कत हुआ होगा, वो भी कर लिया। वाह, नींद तो एकदम फाटाफाटी जाती है। देखो, तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन का नाम क्या? क्वेश्चन एबीसीडी था। पर्टिकुलर्स ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दो। सेल का डेटा दिया, सेल प्राइस यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ये सब डेटा दे दिया। तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो मिल जाएगा ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आएगा उसको इंटू कर देना इसके साथ, तो आपको मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आई थिंक गिवन है, ये रहा, है ना? तो कंट्रीब्यूशन से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो मिल जाएगा ईबीआईटी। अब ईबीआईटी मिल जाएगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज ही पूछा है। ठीक है, तो जितना पूछा है उतना ही जवाब देंगे, एक्स्ट्रा बताने का जरूरत नहीं है। चलो, काम खत्म, पैसा हजम। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो डेटा मिला है उसी को पुट करो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका, जो मिला है उसको पुट करके देख लो। ठीक है, जो नहीं मिला बाद में देखना। इसमें 14 था, इसमें 16 था, इसमें 30 था, इसमें 20 था। बी में आउटपुट दे दो। आउटपुट तो आउटपुट बने कितना तुम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सेल कितना कर, तो आउटपुट है 5,000। ये ए के केस में भी 5,000, बी में भी 5,000, सी में भी 5,000, डी में भी 5,000। ठीक है ना? सी में आपका बनेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इधर हो जाएगा आपका 70,000, इधर हो जाएगा आपका 80,000, इधर आपका हो जाएगा 1,50,000, इधर हो जाएगा। ठीक है, डी
ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन 80, 40, 2 लाख नील है ना, 80, 40, 2 लाख एंड नील। चलो 80, 40, 2 लाख एंड नील। डिबेट ही हो जाएगा ना सर। कितना सी माइनस डी, कितना 70 से 80 माइनस करो कितना है, नेगेटिव 10,000। वेरी गुड। इधर 40,000, इधर हाँ नेगेटिव तो, और इधर ठीक है। अब यहाँ पर आप डीओएल निकाल लो। डीओएल के लिए क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और इसके लिए कौन सा पॉइंट आएगा, सी बाई ई, सी डिवाइडेड बाई ई। ऐसे एग्जाम में आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सी बाई ई करोगे तो क्या आएगा, हाँ -7, ओके -7। इधर कितना आएगा, तो इधर कितना आएगा -3, इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो डीओएल तो आ गया सर, ये तो इजी था, एकदम सिंपल सुशील। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में झमेला जो था यही वाला था सर। What inferences can you draw with respect to level of fixed cost and degree of operating leverage results? माने आप एक्चुअली कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हो ना, तो आप इसमें से क्या समझ पा रहे हो और अपने बिजनेस को क्या सजेशन दे सकते हो, ये बात आपको समझाना है। इन्फरेंस का मतलब होता है एनालिसिस। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले आपने डीओएल निकाला। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, डीओएल इज द रिस्क arising out of ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड। फिक्स ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण बिजनेस को जो रिस्क का सामना करना पड़ता है उसी को डीओएल कहते हैं। इसमें 4 फॉर्म था ना, ए बी सी डी करके। इसमें मजा का बात देखो, डी फॉर्म जो है इसका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नील है, 0 है। तो अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 0 है तो क्या बोलोगे, फॉर्म डी does not have FC and fixed cost, so its DOL is 1। अगर कुछ DOL का जो बेसिक मेजरिंग एरिया है वो 1 है, अब उसका अगर फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है तो अभी रिस्क इसका क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे। अब अगर होता तो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट जब रिस्क है नहीं तो ये भी यूनिट लेवल में सिंपल एक स्टार्टिंग पॉइंट में भी इसका रिस्क अभी कुछ नहीं है। तो फॉर्म डी डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड कॉस्ट, सो DOL इज 1। नेक्स्ट पॉइंट, if the firm operate below the operating break-even point, its DOL is negative. If the firm operate below the operating break-even point, अगर फर्म लिख नहीं रहे हो आप लोग, if the firm operate below the operating break-even point, its DOL is negative। हम लोग को पता है कि अगर कोई फर्म अपने ब्रेक-इवन पॉइंट से भी नीचे होता है तो इसका मतलब उसका DOL नेगेटिव होता है। तो जिसका भी DOL आपको नेगेटिव दिखा, इसका मतलब है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे है, तभी उसका ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं,
कि फार्म ए फार्म सी इसका ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव है, इसका मतलब ये अभी ब्रेक इवन पॉइंट तक भी नहीं पहुंचा, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट तक भी नहीं पहुंचा। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन माने अपना फिक्स्ड खर्चा उठा नहीं पा रहा है। माने मानो कि आप बिजनेस करने के लिए एक घर लिए हो रेंट पे, और वो रेंट जो है आपका वही आपका फिक्स खर्चा है, एवरी मंथ आपको देना पड़ेगा, है ना। तो वो उठाने में आपको दिक्कत हो रहा है। या फिर आपका एसेट एवरी मंथ 10% करके डिप्रिशिएट होता है, तो वो एसेट का खर्चा अब निकाल नहीं पा रहे। जैसे जो लोग गाड़ी का बिजनेस करता है, और गाड़ी का बिजनेस इन द सेंस ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, इनका गाड़ी डेली रास्ते में भागता है ना। तो गाड़ी का एक क्या है कि गाड़ी क्योंकि एक मशीन है और वो डेली चलता है, तो वो डिप्रिशिएट होता ही है ना। इसलिए देखना कि गाड़ी का मार्केट जो चलता है वो किलोमीटर बेसिस है, कि अगर ज्यादा किलोमीटर रन कर लिया तो गाड़ी का दाम नहीं मिलेगा बाद में। सही बोल रहा हूँ ना। चाहे बाइक हो कार हो कुछ भी हो, अब देखना कि अगर गाड़ी ज्यादा किलोमीटर, देख वो वहां पर पता चल जाता है ना कि गाड़ी कितना किलोमीटर रन किया है, उसमें डुप्लीकेसी हो सकता है। हाँ, होता है, मैंने कम किया जा सकता है। कैसे? अच्छा, ऐसा भी होता है। मेरे को नहीं पता है, मेरे को पता नहीं इसलिए मैं पूछा। ठीक है, ऐसा होता है ना। जो भी हो, बट अगर जेन्युइनली किया जाए मैकेनिक के बगैर, ठीक है, तो अगर मान लो तुम अपना बाइक बेचना चाहते हो, कार बेचना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बाइक को बेचना चाहोगे, अगर आपका बाइक ज्यादा चला है तो ऑटोमेटिकली आपका दाम गिर जाएगा, क्योंकि डिप्रिशिएट होता है। तो देखना कभी कभी कोई कोई गाड़ी वाला बोलता है कि मार्केट अच्छा नहीं है। तो क्या, क्यों अच्छा क्यों नहीं है? बोले बहुत खराब चल रहा है। बोलते गाड़ी का खर्चा नहीं उठता है, ऐसा करके बोलता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है किसी किसी केस में कि गाड़ी का खर्चा नहीं उठता है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द बिजनेस। माने वो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पे नीचे है, तभी ऐसा आवाज कर। बात समझ में आ रहा है सर? मैंने एक बड़ा सा मशीन ले लिया। बहुत सारे लोग ना, मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताता हूँ। मैंने ये फाइनेंस ना इतना डेप्थ में बात करता है, अगर कोई समझ लेना तो जिंदगी बदल जाए, और जो नहीं समझेगा ना भटकता रहेगा पर जिंदगी नहीं बदल पाएगा। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बात समझाता हूँ। मेरे एक रिलेटिव्स है। अब मैं कहानी नहीं बनाता, सच में होता है तभी बताता हूँ। हाँ, वो कैरेक्टर अपने हिसाब से डाल देते, वो अलग बात है। शायद हो सकता है कि भाई बोला था तो बहन बना दूंगा, बहन बोला था बुआ बना दूंगा, वो अलग बात है। ये केस एक भाई का ही है। उसने मेरे को बोला कि, मैंने घर पे सबको बोलते हैं कि वो बिजनेस करेगा, तो मैं उसको बोलता हूँ कि बिजनेस करेगा तो एक काम करना। तो घर पे मेरे को पूछता है कि भाई ये बिजनेस करेगा, तुम लोगों को तो पता है बिजनेस के बारे में, तो थोड़ा सजेशन दो ना कि क्या करने से अच्छा रहेगा। तो जो अंकल है वो मेरे को पूछता है कि बेटा कुछ बताओ समझाओ इसको कि क्या करेगा, क्योंकि कुछ तो करना है, जॉब तो ये करेगा नहीं, बिजनेस ही करेगा। तो उसको ना पहले ही एकदम बड़ा फैक्ट्री लगाना। उसको जब भी मैं बोलता हूँ भाई देखो मेरे को ना बड़ा फैक्ट्री लगाना है, तो मैं उसको बोलता हूँ हम लगाएगा बड़ा फैक्ट्री, बट जिस चीज का तू फैक्ट्री लगाएगा पहले उस चीज का नॉर्मल बिजनेस करके देखा। मान की वो मेरे को एक दिन बोले कि हम तेल का बिजनेस करेंगे, एडिबल तेल, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि तेल का बिजनेस करेगा तो हम लोग कर, बड़ा बाजार से सस्ता दाम पे तेल उठा के लेके जा, फिर उसमें अपना ब्रांडिंग मार। आजकल तो ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग होता है, तुम उसमें बड़ा बाजार से उठाओ, जो लोग तेल का गद्दा जिसके जिनके पास है, वहां से तुम उसको तेल को निकाल लेके, जितना टीना है टीना मंगवाओ, फिर टीना से तुम उसमें घर पे तुम्हारा एक प्रोसेसिंग सेंटर लगाओ, वहां पर असेंबल की तरह उस तेल को वहां पर डालो, और फिर उसमें एक सफेद कलर का पैकेजिंग करके अपना ब्रांडिंग करो और फिर उसको बेचो। मतलब ये कहाँ धंधा हुआ? फैक्ट्री बनेंगे, मेरी फैक्ट्री से तेल निकलेगा, फिर ना धंधा। हम बोले बेटा तू समझ नहीं रहा है बात को। अगर तुमको तेल का मार्केट पकड़ना है, तुम पहले अपना कोई भी एक क्वालिटी तेल जो तुमको तुम सस्ता में अच्छा, या मार्केट में अलग अलग कस्टमर होता है, कुछ कस्टमर मार्केट ऐसे भी होते हैं जहां पर सस्ता तेल का ही मार्केट है। जैसे जो लोग फुटपाथ में रेस्टोरेंट चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनको कोई महंगा तेल नहीं चाहिए पकौड़ा तलने के लिए, वो तो पाम तेल पे भी कर देगा, सरसों पाम मिला के कर देता है। तो तुम अगर तुम्हारा बिजनेस करना है ना तो तुम ऐसा मार्केट ही पकड़ो जो ढाबा मार्केट है, हाईवे साइड में, तुम उनको जाके बोलो कि भाई मैं इतना दाम पे तुमको तेल दूंगा। पहले मार्केट बनाओ, फिर जब तुम देखोगे कि तुम्हारा बिजनेस इस लेवल तक चला गया 2 साल में कि अब तुम एक फैक्ट्री भी लगा सकते हो, अब तुम पैसा खर्चा करो। ऐसा नहीं कि पहले ही पूरा पैसा फिक्स्ड एसेट में डाल दिया
अब फिक्स्ड एसेट के लिए लोन लिया, लोन के लिए घर का जमीन को गिरवी मॉर्गेज कर दिया, फिर क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, ऐसा नहीं होता है। और आजकल का यूथ का यही प्रॉब्लम है, उनको पहले ही ना एकदम बड़ा सा फैक्ट्री, बड़ा सा गाड़ी, अरे भाई बनेगा, सब बनेगा, बट प्रोसेस। धोनी भी धोनी बना है पहले, रांची में लोकल में खेला, खड़गपुर में रेल के टाइम पे रेलवे के कॉम्प्लेक्स में खेला, फिर भी झारखंड के लिए खेला, रणजी खेला, फिर जाके सौरव गांगुली के नजर में आया, फिर जाके भारत के लिए इंडिया ए वगैरह खेला, फिर इंडिया ए में अच्छा परफॉर्म किया तो जाके इंडिया में खेला। तो कौन सा धोनी भी एकदम पहले ही एकदम, ऐसे थोड़ी हुआ, हर किसी का केस है सर, प्रॉब्लम यही है। वो पहले ही सारा पैसा फिक्स एसेट में डाल देगा, फिर उसका डिप्रिसिएशन तो होता रहेगा, तुम चलाओ ना चलाओ, चलाने से ज्यादा डिप्रिशिएट होगा, ना चलाने से कम डिप्रिशिएट होगा, पर डिप्रिशिएट तो होगा। तो यहीं पर बिजनेसमैन फंस जाता है, कॉमन चीज है, पर फिर भी लोग नहीं समझना चाहते। समझ में आ रहा है सर बात? पहले ही ना शोरूम बनाना है हमको, हमको शोरूम बनाना है। अब जो लोग शहर में है ना, इनका कीड़ा चलता है, हमको शोरूम बनाना है। ऐसा कीड़ा है शोरूम बनाने का कि एकदम बड़ा सा एक शोरूम, पूरा एकदम पैसा है, पापा का करोड़ है तो ठीक है, मैं मानता हूँ। पहले ही ना 10-20 लाख पूरा शोरूम में डाल देगा, सजा देगा एकदम सुंदर करके, बढ़िया है। बट वो उतना बड़ा शोरूम करने से पहले ना मार्केट बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है सर? तुम्हारे लेक टाउन एरिया में उस साइड में भी ना ऐसा कुछ बिजनेस का मैं ऐसा खबर मेरे को मिला था, पहले बड़ा बड़ा कुछ कर दिया, फिर बाद में संभाल नहीं पाया, क्योंकि मार्केट ही नहीं बिल्ड कर पाया। तो कम है तो कोई दिक्कत नहीं, कम में पहले स्टार्ट कर। ठीक है, तो यही एक फाइनेंशियल गुरु का या फाइनेंशियल मैनेजर का यही काम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, बट शुरू में ही कैसे कर सकते हो अगर मार्केट नहीं है तो। अब मार्केट मानो जैसे जियो, जियो का ऑलरेडी रिलायंस था, बिजनेस पहले से बना हुआ है। अब जो जब वो अभी मार्केट में उसको स्प्रेड करना चाह रहा है, अब उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी कस्टमर बेस है। अब तुम उनको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मानो तुम्हारा कस्टमर बेस ही नहीं है, तुम पहले ही इतना बड़ा चीज बना दी। जिस फील्ड में भी तुम अपना बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो, वैसे उस फील्ड में तुमको पहले समय देना पड़ेगा। ये सेंटेंस मुझे लेकर बोला बिजनेस की तकनीक पर फुल क्रिएट एंड डिमांड स्किल्स। बिजनेस जो है वो सिर्फ बनाना है और उसको रखना है कस्टमर को, यही पीटर करना है। पीटर टकर फेमस मैनेजमेंट गुरु सर। मैं तो पीटर टकर का बात याद नहीं रख पाता, क्योंकि मेरा मेमोरी इतना शार्प सच में नहीं है। लेकिन मैं चीजों को रियलाइज करने का कोशिश करता हूँ, मेरा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट। कौन क्या बोला है मेरे को पूछोगे ना, मैं पढ़ने के टाइम पे पढ़ लेता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ। ठीक है, वो एग्जाम का नैया पार हो गया, वो बोल जाए भाई। लेकिन मैं, मेरा एक चीज होता है कि भाई क्या बोला ये, फिर वो कौन बोला फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक तो मेरे को याद आया, स्टीव जॉब्स का एक बड़ा फेमस लाइन है, बोलते जिंदगी क्या है। मैं एंटरप्रेन्योर के लिए बात करता है, या आप लोग जैसे स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बोलता है, जो भी अपने अपने जिंदगी में मेहनत कर रहा है, कुछ टारगेट अचीव करना चाहता है, कुछ बनना है जिंदगी में, तो बोलता है कनेक्टिंग द डॉट्स। वेरी फेमस लाइन, और इसको लाइन को महसूस करना चाहिए। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब ये होता है कि आज आप जहां पर हो, कल आप ऑब्वियसली कुछ रास्ता गुजर के आए हो। तो आज अगर आपका डॉट यहाँ है, सपोज आप, क्या बोल रही है, हाँ, अच्छा, सपोज आज आप यहाँ हो, ठीक है, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों कनेक्टिंग द डॉट्स बोलता है, कभी कभी ना इंसान अपना जिंदगी का आगे का रास्ता में ना धुंधलापन दिखता है, या फिर उसको लगता है भाई आगे कुछ नहीं होने वाला, या फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो कनेक्टिंग डॉट्स का मतलब कि भाई तुम अभी तो देखो भी कहाँ क्या क्या तुम करके आए हो। अगर तुम स्कूल लेवल का, जब तुम बचपन में पढ़ाई में एकदम अच्छा नहीं थे, फिर भी तुम बोर्ड में अच्छा रिजल्ट किए, ठीक है, फिर बोर्ड के बाद तुमने 12th में, जब तुम पढ़ाई में अच्छा नहीं थे, तुम्हारा तबीयत खराब था, फिर भी तुमने अच्छा किया। तो तुम देखो ना जिंदगी में तुमने कहा कब क्या क्या अच्छा किया।
कुछ तो अच्छा किया रे बाबा, तब ना आज तुम यहाँ पर खड़े हो, नहीं तो शायद अभी खत्म हो गए होते, है ना, कहीं कचरा उठाते होते। बात समझा करो। अगर यहाँ तक पढ़ने का दम रख रहे हो, यहाँ यहाँ तक कुछ काम करने का दम रख रहे हो भाई, कुछ तो पहले किया होगा। सो कनेक्टिंग दीज डॉट्स और दोज डॉट्स, अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाए हो ना, तो फिर आगे का रास्ता शायद इतना तक ही है, यहाँ भी पहुंच पाओगे। समझ रहे? तो एक्चुअली स्टीव जॉब्स इस बात को कहाँ से बोला है? सर ये वेदांत का एक बहुत फेमस फिलोसफर, कभी बात करूंगा, छोड़ो। ये कनेक्टिंग डॉट्स उसने अपने इंग्लिश में सिंगल लाइन में बोल दिया, बट इसके बारे में वेदांत में ही इस चीज के बारे में बहुत डिटेल्स में बोला हुआ है, वेदांत दर्शन में बोलूंगा कभी, जो भी हो। व्हाट इज द पॉइंट सब? तो फिर बिजनेस ऑपरेटिंग लेवरेज के नीचे है तो फिर उसका ड्यूअल नेगेटिव। आइए बात समझ में आ रहा है? रियलाइज करो बात को। ये जो एनालिसिस या इन्फेरेंसेस है ना, ये कोई रट्टा लगाने वाला चीज नहीं है, ये महसूस करने वाला चीज, क्योंकि आपके एनालिसिस पे बिजनेस का डिसीजन। अब रट के थोड़ी होता है, रुको मैं रट के वो देखता हूँ क्या किताब में लिखा हुआ है। किताब देख देख के थोड़ी बिजनेस चलता है, बिजनेस इंस्टिंक्ट से चलता है, ऑन द स्पॉट एनालिसिस से चलता है। जो जितना दूर का सोच पाता है वो उतना दूर तक का काम कर सकता है। उस दिन यूट्यूबर के साथ मोदी जी का एक सेमिनार था, क्रिएटर्स के साथ। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरे को ना बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आप इतना सक्सेसफुल क्यों, मतलब बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स लोग पूछते हैं सक्सेसफुल क्यों, कि मोदी जी लगातार 10 साल से वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर के नाम पे बार बार चूज हो रहा है। तो बाकी नेता लोगों को तो जलन होगा ही ना, जेलस तो होगा, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। भाई ये बार बार हो रहा है, क्या बात है भाई मोदी पे। उस दिन बिल गेट्स भी बोला कि भाई मोदी को जब भी मैं देखता हूँ मैं चिंता में पड़ जाता हूँ, भाई क्या पावरफुल इंसान है। तो मोदी को सब पूछते हैं कि भाई आप इतना सक्सेसफुल कैसे हैं, आपका सक्सेस का राज क्या है? तो मोदी बोलता है मैं कुछ नहीं बोलता, मैं चुप रहता हूँ। यूट्यूबर सब चुप हो गए, कुछ नहीं बोलते, कुछ तो बोलना चाहिए। तो मोदी बोलता है रेस्टोरेंट वाले कभी अपना किचन दिखाता है क्या? तो मोदी बेसिकली बात को मजाक से किया, बट बात सही है कि भाई उसका सक्सेस का राज क्या है वो क्यों तुमको बताएगा। लेकिन फिर भी एक बात बोला कि सबको ऐसे बताने के लिए कि मेरा सक्सेस का राज यही है कि मैं बच्चे लोगों को समझाने के लिए कि मैं कोई भी चीज जो कल होने वाला है या परसों होने वाला है या 5 साल बाद होने वाला है, उस चीज को वो पहले से महसूस कर सकता है। यही उसका सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि वो दूर को सोच सकता है। पाकिस्तान आज भीख मांगने वाला है, ये बात मोदी जी को पता था, इसलिए मोदी जी कभी भी पाकिस्तान के बारे में एक भी बात नहीं करता, आपने कभी नहीं सुना। दूसरा नेता होता तो अभी पाकिस्तान का बात करके ही सारे जगह को खत्म कर देता। तो मैंने बस बोला ए पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। मोदी जी देखा कभी भी पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों? उसको पता है कि ये भीख मांगेगा ही। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो उस तरह का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सोच है उनका। पाकिस्तान ने भी एक न्यू अचीवमेंट किया है, दुनिया भर में भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अभी भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है लोगों को, वो डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस यात्रा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो मक्का मदीना जाते हैं, तो उसके नाम पे लोगों को दुबई भेज रहा है। ठीक है, और वापस आने के लिए पाकिस्तान कुछ मदद नहीं कर, और वो लोग वहां पर बोल रहे हैं हम लोग वापस नहीं जाएंगे, फिर वहां का सरकार डिटेन कर ले रहा है और फिर वहां पर भीख भीख मांगे कहाँ रहे। ये हालत है देश का, क्या बताएं। एक मंत्री, कुछ मंत्री तो जापान में पॉकेट मारी करने के फंसा है। पाकिस्तान का मिनिस्टर्स लोगों का पॉकेट मार करते हुए पकड़ा गया। हाँ, लेटेस्ट घटना है। सो ऑपरेटिंग, अच्छा यहाँ पर अभी फार्म ए के बारे में एक बात करना है सर। फार्म ए जो है, इसमें ऑपरेटिंग पीईपी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप फार्म ए का देखो, 80,000 बाई व्हाट इज 40, तो 80,000 बाई 14 करो कितना?
5,714, ठीक है। अब यहाँ पर एक खेल दे, however actual output is only 5,000, so DOL is negative. मतलब समझा जो বুঝতে পারলি 5,714টা ইউনিট বানালে বা বিক্রি করলে ওরা ব্রেক ইভেন পয়েন্টে পৌঁছাবে, যেখানে 5,000ই হচ্ছে। মানে ওকে যদি ব্রেক ইভেন পয়েंटे পৌঁছাতে হয় তাহলে ওকে 5,714 यूनिट बिक्री करते হবে। अगर वो 5,714 यूनिट बेचेगा तो वो ब्रेक इवन पे पहुंचेगा, जहां पर एक्चुअल में उसका ब्रेक इवन चल रहा है 5,000। तो फिर इसका मतलब वो ड्यूअल नेगेटिव है बोल गई वो ये सिचुएशन। कनेक्शन समझ में आया? हाँ हाँ, क्या जीरो हो जाएगा? हाँ मतलब बीपी जीरो का मतलब है कि अगर वो 5,714 पॉइंट में आ जाएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट में उसका बिजनेस जीरो लेवल में आ जाएगा, माने नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। जीरो का मतलब है कि प्रॉफिट में नो प्रॉफिट नो लॉस, अभी वो नेगेटिव में जा रहा है, समझा? फार्म सी के बारे में बता देते हैं, फार्म सी भी नेगेटिव है ना, तो उसका भी चेक कर लो। ऑपरेटिंग बीपी इक्वल्स टू वी नो दैट फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सो 2 लाख बाई 30 है ना, तो 2 लाख बाई 30 करके कितना आया 6,667, जहां पर एक्चुअल में कितना है 5,000। ये तो और भी भयंकर हालत में। However, actual output is only 5,000. So DOL is negative. So DOL is, और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है ना ओरिजिनल में, ए और सी दोनों का नेगेटिव है ना। जैसे एक बिजनेस के बारे में याद आ गया, आप कोई भी न्यू जनरेशन बिजनेस को अगर ट्रैक करना चाहते हो तो आप ट्रैक कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको नाइका के बारे में बताऊं, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, नाम तो जान सुना ही होगा नाइका के बारे में। ये लेडीज लोगों का ई कॉमर्स एरिया है जहाँ पर लड़की लोगों का कपड़ा से लेके फैशनेबल जितने कॉस्मेटिक्स वगैरह सब ऑनलाइन में मिलता है। एक लेडीज ही है जो इसको बनाया, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर जो है। तो कभी ये देखो सर, इसका अर्निंग पर शेयर 2022 में 2021 में जीरो लेवल में, अभी भी जीरो है, सॉरी डीपीएस है, सॉरी ईपीएस देखो माइनस में था। तो क्या देखो 2019 में नेगेटिव 0.16, ईपीएस 0.11 नेगेटिव, 21 में जाके पॉजिटिव हुआ, देख पा रहे सर? 2022 में देखो थोड़ा पॉजिटिव है ना, 2023 में अभी 0.07 चल रहा है। मैंने बेसिकली इसको ब्रेक इवन में पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, तब जाके ये प्रॉफिटेबल दिख पा रहे हैं। यानी ये प्रॉफिट के लिए देखो, ये देखो पीपीटी देखो इसका, 31 करोड़ लॉस, 37 करोड़ लॉस, 12 करोड़ लॉस, 2021 में जाके 66 करोड़ का प्रॉफिट किया। मेहनत लगता है भाई। नहीं 18 नहीं, डेटा मिल रहे 18 से, लेकिन इससे पहले से है, ठीक है, इसके पहले से फाल्गुनी नहीं आता, ठीक है। तो बेसिकली समझा पा रहे हो ना सर बात को, कि बिजनेस नेगेटिव सिचुएशंस में तब तक रहता है जब तक उसका, अब इसका मतलब क्या, उसको सेल्स टारगेट बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। सेल कैसे बढ़ाएगा, उसके लिए काफी मेहनत करना होता है, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, ठीक है। अच्छा अगर शाहरुख खान से एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, या शाहरुख खान तो लेडीज का नहीं करेगा, क्या नाम है,
करीना कपूर कर सकता है, आजकल करीना पुराना हो गया है। हाँ, आलिया भट्ट से करवाओगे, हाँ, कियारा आडवाणी, ठीक है, ऐसे लोगों से जिनका ब्रांड वैल्यू टॉप लेवल का है भी, है ना, तो ऐसे लोगों से एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो बहुत खर्चा देना पड़ेगा, है ना। तो वो खर्चा देने के बाद अगर बिजनेस प्रॉफिट कर सकता है, सेल बढ़ा सकता है, तो इट्स चैलेंजिंग सिचुएशंस। क्योंकि जिस लेवल का रायता ये लोग फैला रखा है, रायता समझ रहे हो ना, जिस लेवल पे ये लोग बिजनेस को स्प्रेड करके रखा है, अलग अलग जगह में जोन बना के रखा है, एम्प्लॉय को डिलीवरी बॉय करके रखा है, तो ये सारा कॉस्ट निकालने के लिए इनको काफी खर्चा करना पड़ेगा। इट्स चैलेंजिंग सिचुएशन। तो फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल प्ले होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सब डेटा सिर्फ डेटा नहीं है, इसलिए मैं बोला जो समझ गया जिंदगी बदल दी है, जो नहीं समझ पाया ढूंढता रहेगा। आप बोलोगे सर आप जबरदस्ती किसी भी चीज को जिंदगी के जोड़ोगे, हम लोगों को मानना पड़ेगा क्या? अच्छा, फार्म सी समझ में आ गया सर, फार्म सी थर्ड इन्फरेंस से निकाल लेते हैं। व्हेन अ फार्म operates above the operating break-even point, its DOL is positive. Like farm B, Yes. करके देखो। फार्म बी का ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होना चाहिए? 40,000 डिवाइडेड बाई 16 कितना होता है? 2500। कितना कर रहे हैं? डबल। 2,500 सेल में उसका ब्रेक इवन पॉइंट, उसके जगह वो 5,000 सेल। बात समझ में आ रही है सर? इतनी सी बात, ठीक है। अब बाकी सबका जरूरत नहीं है, इतना करने से एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। अब आपने दोनों नेगेटिव का बताया, एक पॉजिटिव का बता दिया, अब और एक भी पॉजिटिव था, ठीक है, इतना बोलने से ही होगा, सारे के सारे बोलने का जरूरत नहीं है। माने सिमिलर एक्टिविटी होगा तो इतना तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि भाई इसको आता है। पढ़ाई का मतलब इतना है एग्जाम के लिए कि आप जो जानते हो जो समझते हो उसको लिख के दुनिया के सामने प्रकट करो ताकि दुनिया को समझ में आए, ठीक है। और कितना आधा छोड़ा का दो नेगेटिव है, एक नेगेटिव दिखाया और सिंगुलर दिया नाम बताएगा। इन्फरेंसेस मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला, व्हाट इन्फरेंसेस कैन यू ड्रॉ विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। यहाँ पर ऐसा थोड़ी बोला है कि सारे फार्म का अलग अलग बताओ। तुमने दो नेगेटिव का बताया, ये समझाने के लिए भी देखो यहाँ पर इनका नहीं बन रहा था जो ओरिजिनल होना चाहिए, और आप एक पॉजिटिव वाले को उठाया, तो एक पॉजिटिव बताया तो दूसरा पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्यों पॉजिटिव है। चाहो तो दिखा सकते हो बट आई थिंक इट्स एनफ। बात समझ ना? हाँ, आया था ना, ये आया था, पुराना क्वेश्चन, मई जून 12 में आया था। क्वेश्चन नंबर पूरा 11 हाँ मतलब ये सब कर लोगे तो ये लेवल हो जाएगा, मैंने इतना कर लोगे तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा, और जितना डिफिकल्टीज लेवल है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग कोई भी डिफिकल्टीज लेवल हो जाए। आप बेसिकली देखो, आप मेरा काम है आपको फाइनेंस समझाना। अब क्वेश्चन इजी आए एंजॉय करो, इजी नहीं आए तो मेहनत करो आप। मेरा टारगेट है कि सब्जेक्ट समझाना मेरा टारगेट है, और वही पढ़ाई का पर्पस है। क्योंकि जब आप एग्जाम का नहीं आ तो फिर भी क्वेश्चन आंसर पे डिपेंडेंट है, बट जिंदगी मैंने आप आगे जाके प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो छोड़ो, इंटरव्यू क्रैक करके जॉब पाना वो तो आपके नॉलेज पे आधारित है ना। बंदा कुछ बता पाएगा, कुछ जानेगा तब ना इंटरव्यू बोर्ड क्रैक करेगा, नहीं तो डिग्री का माला पहन के क्या करोगे। सैलरी एक्सपेक्टेशन भी डिपेंड करते हैं, बार्गेन करोगे कैसे करोगे भाई। आई एम, तुम जो लायक हो 50 लाख सैलरी का, तो किस बात से तुम अपना लायक बना दुनिया के सामने प्रकट करोगे? हाँ, तुम लायक हो ये कैसे प्रकट करोगे? वही बार्गेन पावर।
माइंड के कौन कौन मूवी थे टीवीएस मूवी में सेट ना ना मूवी नहीं टीवीएस इंटरव्यू ओ अच्छा अच्छा वो शॉर्ट सुना है वो हां कोई मतलब हाँ यूपीएससी के इंटरव्यू बहुत चैलेंजिंग होता है हमें इंटर क्वेश्चन देख इसको क्लियर सीधी साइड का लगाया था चल यार सीधी साइड का कितना काम कितना रेट्स बताइए तो बोले बैटरी का तरीका बताया हां बैटरी का तरीका भी बहुत इंटर क्वेश्चन ছিল যে মেন্টালি দিস তাকে জিজ্ঞেস করতে যদি আমরা চাষে পারি अरे इसको बोल रहे थे एक क्वेश्चन মারা যাও তাহলে কোন তিনটে দিতে ছিল তুমি কালকে মানে সুইসাইড করেছো সেটা আমরা জানি তো এই কই সেটা দিচ্ছি इंटर क्वेश्चन জিজ্ঞেস করছি आई टॉकिंग टू एन इंजीनियर सोचो हाँ अच्छा नेक्स्ट चलो और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 ना ये वाला इसका आंसर आया आप लोगों को पता है इससे DCS মানে প্ল্যান এন্ড সিচুয়েশন 1 প্রত্যেকটা করে চারটেই লাগবে তারপর টিউশন सिचुएशन 1 ही না সিচুয়েশন 1 সিচুয়েশন 2 প্ল্যান এন্ড প্ল্যান তো চারটে চারটেই আসবে তো প্রথমটা কত এসছে প্ল্যান ডিওএল বল সিচুয়েশন 1 হচ্ছে 1.5 আর প্ল্যান এ সিচুয়েশন 2 হচ্ছে 1.8 প্ল্যান বি সিচুয়েশন 1 হচ্ছে 1.5 एंड प्लान बी सिचुएशन হচ্ছে 1.8 क्लियर है पहले अच्छा ही किया है चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको फटाफट करने का कोशिश करते हैं कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 2 फाइनेंशियल प्लान ए फाइनेंशियल प्लान बी मैंने दो अलग अलग प्लान करके दो अलग अलग सिचुएशन दिया है सिचुएशन अलग है प्लान भी अलग है इसका मतलब है कि प्लान पे सिचुएशन आता है कि सिचुएशन पे प्लान आता है हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लान पे सिचुएशन डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे प्लान डिपेंड करता है अब ये देखो ये सब बजटेड है ये सिचुएशन जब आप जनरेट करते हो तब आपको ये पहले से बताना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में अब फैक्ट्री चालू हो जाएगा प्लांट चालू हो जाएगा फिर सिचुएशंस बदल सकता है वो अलग बात है बट आपके पास तो प्लान होना चाहिए ना तो आप किस तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट करोगे इस प्लान पे सिचुएशन की सिचुएशन पे प्लान ये एक्चुअल में होना चाहिए ऐसा सिचुएशन उसके अंडर प्लान ए प्लान बी सिचुएशन अनदर सिचुएशन इस पे प्लान ए ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए ये होना चाहिए ना देखो सिचुएशन पे ही तो प्लान माने एक पहला सिचुएशन है ठीक है आपको एक सिचुएशन दिया तो उस सिचुएशंस में आपका दो प्लान है तो वो दो प्लान क्या होना चाहिए फिर दूसरा सिचुएशन उसमें दो प्लान क्या होना चाहिए अब प्लान पे सिचुएशन का एक घुसा रहे मैंने प्लान में सिचुएशन 1 प्लान में सिचुएशन 2 ये तो खिचड़ी बन जाएगा कि भाई ये सिचुएशन में मेरे पास दो ऑप्शंस या तो मैं प्लान ए पे जाऊंगा या तो मैं प्लान बी पे जाऊंगा या तो फिर नहीं जाऊंगा जो भी है एक सिचुएशन आपका तबीयत खराब हुआ तो आप घूमने नहीं जाएंगे तबीयत खराब ठीक हो गया तो घूमने जाओगे तो ये सिचुएशन है क्या फिर दूसरा सिचुएशन कि कहाँ जाओगे किस तरह से जाओगे तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना तुम्हारा प्लानिंग क्या चलेगा समझ में आ रहा है जाना है प्लेन पे जाएंगे कि ट्रेन पे जाएंगे लेकिन जाना है वो एक सिचुएशन है फिर प्लान करो आप समझ में तो ये प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा ना तो गड़बड़ा जाएगा मुश्किल है देखो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4000 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल 75% ऑफ द कैपेसिटी माने जितना कैपेसिटी है पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है 75% यूज हो रहा है 25% ऑफ है ठीक है हो सकता है कोई मशीन चल नहीं रहा है समझ में आ रहा है
सेलिंग प्राइस 30% पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 15% पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 में 15,000, सिचुएशन 2 में 20,000। देखो सर, सिचुएशंस पे ही ना खर्चा डिपेंड किया कि अगर सिचुएशन 1 पे जाएंगे तो 15,000 का फिक्स कॉस्ट लगेगा, अगर सिचुएशन 2 पे करेंगे तो 20,000 का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी बोला है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में इक्विटी अगर प्लान ए पे चलते हो तो 10,000 का इक्विटी, 10,000 का डेब्ट, डेब्ट है तो उसमें 20% का इंटरेस्ट, टोटल 20,000 प्लान ए में भी है। प्लान बी बोलता है कि इक्विटी 15,000, डेब्ट 5,000, 20% का इंटरेस्ट इधर भी है, लेकिन ये 15 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ओवरऑल इसमें भी 20,000 का खर्चा है। पॉइंट इज कि आप निकाल के बताओ कि बिजनेस का ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज इन डिफरेंट सिचुएशन एंड इन अ डिफरेंट प्लान। ठीक है, अब ये अगर प्रेजेंटेशन होगा तो काम बड़ा आसान है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बेसिकली इसका प्रेजेंटेशन में ही समझना है। क्या नाम था क्वेश्चन का? नाम नहीं था। एक काम करो, कर देते हैं सिचुएशन एंड प्लान क्वेश्चन। सिचुएशन एंड प्लान तो कैसे करोगे? एक काम करो, एक पर्टिकुलर बनाओ, एक सिचुएशन बनाओ, दो सिचुएशन, फिर सिचुएशन के अंडर एक प्लान ए करो, एक प्लान बी करो, फिर 2 के अंदर कर ले মাসার সাথে করে নে। বসে আছিস তো, এরকমই করেছিস, এরকমই করেছিস, তাহলে বলি প্ল্যান চেঞ্জ হয়ে গেছে ওপর নিচে ওপর নিচে হয়ে গেছে। ठीक है, अच्छा इसमें अब पर्टिकुलर में सिंपल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लान এ কত দেব? ওই পার ইউনিট কর, পার ইউনিটটা বলেছে না 15 পার ইউনিट। देख कंट्रीब्यूशन देखो, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, अगर मानो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, तुमको एग्जाम में जरूरी नहीं कि सिमिलर क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा घुमा के देगा, तो थोड़ा सा तुमको स्टेप बाय स्टेप का आदत होना चाहिए, है ना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में प्लान ए भी 15, प्लान बी भी 15, प्लान ए भी 15, प्लान बी भी 15, है ना। ये तो सभी केस में सेम होगा। पॉइंट बी, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना यूनिट सेल कर रहे हो आप, कितना यूनिट सेल कर रहे हो? चार 4,000 यूनिट्स का है, पर एक्चुअल में प्रोडक्शन एंड सेल्स हो रहा है 70%, 5% ऑफ द कैपेसिटी। तो 4,000 कर सकते हो, पर अभी कर नहीं पा रहे हो आप, ठीक है। तो 4,000 का 75% माने 3,000। वेरी गुड सर। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपका इधर हो जाएगा 3,000, 3,000, 3,000, 3। तो फिर कंट्रीब्यूशन तुम्हारा हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन 45,000, ताई तो 45,000, 45,000, 45,000 एंड 45,000, ठीक है ना। डी में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या बोला? अंडर सिचुएशन 1 15, सिचुएशन 2 बोला 20। तो फिक्स कॉस्ट को जस्ट पुट करना है, तो सिचुएशन 1 का दोनों जगह में 15,000 है ना, और सिचुएशन 2 के दोनों जगह में 20,000। ये हो जाएगा ना बेटा। ईबीआईटी, ईबीआईटी, ईबीआईटी तो कैलकुलेट करके आ जाएगा, कैसे आएगा? मैंने कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फीस कॉस्ट, तो सी माइनस डी करके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30,000, ये भी हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा। बढ़िया है। इंटरेस्ट आपका देखो, सिचुएशन 1 में प्लान ए के लिए बोला है, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा हुआ है बात है, ध्यान देना है।
10,000 का 20% प्लान ए के लिए और 5,000 का 20% प्लान बी के लिए। तो यहाँ पर प्लान वाइज पुट करोगे। 10,000 का 20% होता है 2,000, ठीक है। तो प्लान ए में दोगे 2,000 पर प्लान बी में दोगे 1,000। और सिचुएशन 2 में भी प्लान ए में दोगे 2,000, प्लान बी में दोगे 1,000। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन इसीलिए कराते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसका पूरा खेल प्रेजेंटेशन में ही है। अदरवाइज क्वेश्चन कुछ नहीं, एकदम पानी क्वेश्चन। जी, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करो, कितना हो जाएगा सर? 28, 29, 23, 24 एच। बस डीओएल, डीओएल के लिए चाहिए कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी माने सी बाई ई। तो सी बाई ई करके आ जाएगा 1.5, ये भी हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 1.8, है ना? चेक करके देख लो सर। हाँ, अच्छा। फिर जी हो गया, एच हो गया, आई, डी एफ एल, डी एफ एल माने ईबीआईटी बाई पीबीटी माने ई बाई जी। देखो नंबरिंग आप लोग ठीक ठाक करना, क्योंकि नंबरिंग ठीक करोगे तो ये सब आसान होगा। अगर नंबरिंग करोगे ना तो फिर ढूंढते रह जाओ। और ये प्रेजेंटेशन में भी इजी होता है, एग्जामिनर को भी हेल्प होता है। यानी आप क्या किए हो, एग्जामिनर को अगर मेहनत करवाओगे तो बीबी के साथ गुस्सा करके पेपर चेक करेगा, काट देगा, ठीक है। मैंने झगड़ा हुआ है घर पे, होता ही रहता है मियाँ बीवी पे, ठीक है। तो और फिर आप ढूंढो उसको, और ढूंढने में मदद कर रहे हो, माने पागल कर रहे हो, बस गया आपका नंबर। एक बार सी इंस्टीट्यूट का पेपर चाय के दुकान पे मिला था, बहुत केस हुआ था वो सब लेके। एग्जामिनर, जो एग्जामिनर था वो अपने दोस्त को दिया था जो कॉलेज का प्रोफेसर था, उसको चेक करने। और कॉलेज का प्रोफेसर चाय के दुकान में जाके पेपर चेक कर रहा। हाँ, तो कोई करता है ऐसा? 1.07, 1.03, 1.09 और 1.04। जे DTL, DTL C by G ना, मैंने कंट्रीब्यूशन बाय पीबीटी 1.6, 1.55, 1.96, 1.8798 মানে যদি 7 এর পরে 8 থাকে মানে 5 এর कौन सा 6.1 है ना, तब 1.6 कर सकते। अगर 6 के बाद 5 रहता तो 7 करना पड़ता। हाँ, अगर डेसिमल 2 तक भी 6.1 भी करते हो तो भी ठीक है, ठीक है। मैंने एक एक करके लिया, अब अगर 2 डेसिमल तक भी लेते हो पॉइंट के बाद तो भी ठीक है, ठीक है। बस नहीं, कौन सा ये लेवरेज? नहीं नहीं, ये सब रुपीस भी नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है, ये सब 1 से डिनोट होता है। हाँ, यही है, रेशियो है, माने 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, रेशियो भी नहीं बोलते इसको। डीओएल, डीटीएल, डीएफएल को 1 से डिनोट किया जाता है। 1 इज दी मेन क्राइटेरिया। 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, बस यही इसका माने मापदंड है। बोलते हैं ना इसको, मापदंड बोलते हैं ना, पैरामीटर। स्टैंडर्ड इज 1, स्टैंडर्ड इज 1, 1 से ज्यादा है या 1 से कम या नेगेटिव है, उस पर पूरा खेल। अब इसको लिखो, मैं दिखाता हूँ। ऐसे तो इन्फरेंस यहाँ पर पूछा नहीं था, फिर भी मैं आपको इन्फरेंस देता हूँ। सिचुएशन 1 has lower DOL compared to situation 2.
चेक करो, सिचुएशन 1 का DOL कितना है? सिचुएशन 1 का DOL 1.5 दोनों का ही आया और सिचुएशन 2 का DOL 1.8 आया, है ना? तो इसमें ये चीज पता चल रहा है कि सिचुएशन 1 का ऑपरेटिंग लेवरेज कम है सिचुएशन 2 से। तो इससे क्या पता चलता है? सिचुएशन 1 इज लोअर DOL कंपेयर टू सिचुएशन 2 बिकॉज क्यों ऐसा हुआ? कौन बोलेगा? सिचुएशन 1 का फिक्स कॉस्ट देखो, वेरी गुड अनिल। सिचुएशन 1 का फिक्स कॉस्ट देखो, सिचुएशन 1 का फिक्स कॉस्ट कहाँ गया? ये देखो, इसका फिक्स कॉस्ट है 15,000, इसका फिक्स कॉस्ट है 20,000। जिसका फिक्स कॉस्ट कम होगा उसका रिस्क भी कम रहेगा, है ना? तो ड्यू टू फिक्स कॉस्ट रीजन ये सिचुएशन 1 का लेवरेज कम रहा, ठीक है? नहीं, यहाँ पर लेवरेज बेटर या बेस्ट ऐसा नहीं होता, अपर या लोअर होता है, और उसका मतलब क्या होता है वो बताना पड़ता है। मतलब बेटर नहीं बोल सकते, बेटर इज नॉट ए प्रॉपर वर्ड। से कोई बोलेगा बेटर बोल सकते, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर वर्ड। प्रॉपर वर्ड इज कि लोअर है कंपैरिजन करने कि कौन ज्यादा है कौन कम। तो कम है तो क्यों है? बिकॉज उसका फिक्स कॉस्ट कम है तो लेवरेज कम होगा, ठीक है? सिचुएशन 1 इज लोअर ड्यूएल कंपेयर टू सिचुएशन 2 बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है? और यहाँ पर और एक बात आप बोल सकते हो कि प्लान ए हैज हायर DFL। चेक करो, प्लान ए हैज हायर DFL कंपेयर टू प्लान बी because of higher level of debt, because of high debt। चेक करो, प्लान ए में आपका डेब्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है? प्लान ए में इंटरेस्ट है 2,000, प्लान बी में इंटरेस्ट है 1,000, ठीक है? और अब फाइनेंशियल लेवरेज चेक करो, 1.6, इसका 1.5, इसका 1 पॉइंट, हाँ और DFL अच्छा 1.07, 1.03। माने अगर तुम प्लान ए में देखो तो 1.07 फाइनेंशियल लेवरेज है किसका? प्लान ए का। 1.03 है प्लान बी का, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कम है। इसका 1.09 है, इसका 1.04 है। तो जहां इंटरेस्ट कम होगा वहां फाइनेंशियल लिवरेज भी कम होगा। देखो बेसिकली कहता क्या है कि अगर आप ज्यादा लोन लेते हो तो ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो ये आपका फाइनेंशियल रिस्क को जनरेट करता है। ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगा तो आपका ज्यादा फाइनेंशियल बेसिकली ऑपरेटिंग बर्डन बढ़ेगा, तो उसमें आपका ऑपरेटिंग रिस्क भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा रिस्क लेना बुरी बात है या ज्यादा लोन लेना बुरी बात है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो सभी बुरा है। ज्यादा लेने से बुरा है, कम लेने से अच्छा है, ऐसा बात नहीं। मैंने ऐसा नहीं कि जो बंदा लोन नहीं ले रहा है और जो बंदा लोन ले रहा है, मैंने एक बंदा है कि जो बिजनेस दुकान खोल के बैठा है, बात को सुनना। एक बंदा मानो कि इसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, आपको रिस्क लेना पसंद है। ये बोला भाई मेरा दुकान छोटा है, मैं जैसे मर्जी चलाऊंगा, छोटा, दिन में अगर एक कस्टमर भी आए आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है? मेरे को दुकान बढ़ाने के लिए लोन लेना नहीं। लेकिन इसका पापा के पास पैसा भी नहीं है कि दुकान में पैसा लगा, और आपके पापा के पास कुछ नहीं है, लेकिन आपने लोन लिया, मेहनत करके दुकान को बनाया, ठीक है? और इंटरेस्ट भी चुकता कर रहे हो, ठीक है? इफ यू कैन मैनेज देन आप बेटर कर रहे हो। ये बिना लोन लेके, पापा के पास पैसा भी नहीं है और चुपचाप दुकान खोल के बैठा है कि सारा दिन में अगर एक कस्टमर भी आएगा ओके विद दैट, ये कोई बात नहीं है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। कोई बोलेगा मैं कंफर्ट जोन के बाहर ही नहीं निकलूंगा, वो बिजनेसमैन कैसे बन पाएगा? वो आराम आराम करके बिजनेस नहीं होता है, आराम को थोड़ा आराम करना पड़ता है फिर बिजनेस होता है, चाहे कोई भी करे, आराम आराम करना पड़ेगा। इसका मतलब सोना कम है ज्यादा है ये बात नहीं है। अब ज्यादा सो, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, रास्ते निकलना पड़ेगा, माने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, दिल का धक धक बढ़ना पड़ेगा। प्यार होने में जैसे दिल धक धक होता है ना, तो बिजनेस में भी उस तरीका धक धक होता है। बिजनेसमैन बनते, वो बिजनेस को प्यार करते तभी बिजनेसमैन बन पाते, नहीं तो नहीं। और वही लोग लोन लेने से भी नहीं डरता। और जो लोगों को, कुछ लोग होते हैं ना, वो ना बाध्य होकर बिजनेस करते हैं। तब मेरा एक दोस्त है, दुकान खोल के बैठ गया,
भाई पहले बहुत जॉब के लिए ट्राई किया था सरकारी वगैरह, जब मिला नहीं तो दुकान खोल के बैठा। अब जब भी मिलता है ना सिर्फ अफसोस ही करता है। मैं उसको एक दिन बोला, स्टेशनरी दुकान खोल के बैठा गांव में, तो बोलता है कि भाई कुछ नहीं है, सब बेकार है। उनसे जब भी मिलता हूँ ना ऐसा ऐसा मुंह बना के बैठेगा ना, तुमको देख के खराब लगेगा। तो भाई काहे ऐसा कर रहा है? तो जो बात गई वो बीत गई, मैंने बोलते हैं ना जो बीत गई वो बात गई, ऐसे बोलते हैं ना। भाई चला गया भाई, वो जोन चला गया, वो फेज चला गया, अब फोकस करना। नहीं भाई, जिसका सरकारी नौकरी है सोच क्या जिंदगी है। अब तुम अफसोस के साथ जियोगे, वो सरकारी नौकरी उसका सैलरी कभी नहीं बढ़ पाएगा उस हिसाब से। तुम बिजनेस करोगे तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना कमा सकते हो, ये दिखता नहीं है किसी। एक बिजनेसमैन का अनलिमिटेड इनकम हो सकता है, मे बी ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होगा, शुरुआत में तकलीफ होगा, बट एक बार बन जाए तो फिर वो कहाँ कहाँ पहुंच सकता है। एक बिजनेस एक जॉब पर्सन का मानो स्टार्ट कर रहा है 5 लाख से, रिटर्न करेगा 10 लाख पे, या स्टार्ट कर रहा है 10 लाख पे, रिटर्न करेगा 20 लाख पे। और क्या, इसके बाद वो दुनिया नहीं देख सकता और वो एडजस्ट कर लेता है। बच्चे लोगों को ही बोल देता है बेटा हम लोग जॉब वाले हैं, हाँ बिजनेस में सोच कर खर्चा करेंगे। सैलरीड फैमिली में ऐसे ही होते हैं। बिजनेस फैमिली में शुरुआत में बोलते हैं बेटा अभी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, थोड़ा थोड़ा धीरे चल, पैसा आने दे खरीद के देंगे। ठीक है, आते ही खरीद देता है, फिर जैसे बिजनेस बढ़ता है फिर धीरे धीरे खर्चा भी बढ़ता है। हाँ? बात समझ, एक सिंपल आपको एक टेंडेंसी बोल रहा हूँ मैं तो, वही बात है। तो आप लोग ऐसा नहीं समझने का कि लोन कम लिया है तो अच्छा है, लोन ज्यादा लिया है तो बुरा। इसलिए मैं बोला कि बेटर, बेस्ट, या क्या बोलते हैं उसको, गुड, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हाई 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 लोन, हाई फाइनेंशियल बर्डन, ऑब्वियसली हाई रिस्क है, बट हाई रिस्क ऑल्सो कैन पे यू हाई प्रॉफिट ऑल्सो। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन योर बिजनेस एबिलिटी। तो ये चीज एक्चुअली आपको बताने का कोशिश कर। अच्छा, और एक बात यहाँ पर था, लिख लो बस खत्म है। सिचुएशन 2 में प्लान ए हैज द हाईएस्ट नहीं नहीं कंबाइन, हाँ नहीं नहीं, सिचुएशन 2 में प्लान ए का, ये देखो सर सिचुएशन 2 में इसका डेब्ट करंट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ हायर फिक्स कॉस्ट के कारण, फिक्स कॉस्ट के कारण क्या ज्यादा हुआ है सर इसका, फिक्स कॉस्ट के कारण प्लान ए का क्या ज्यादा हुआ है, DOL DC DTL combined leverage highest, plan A has highest CL on account of higher fixed cost and higher debt। अच्छा, हाँ इसको कंबाइंड लेवरेज ही बोलो, DCL। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक वर्ड मिस किया, ठीक है इसको CL नहीं DCL लिखो, हायर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। मैंने कहने का मतलब है कि सिचुएशन 2 में तुम प्लान ए और प्लान बी के अंदर किसका टोटल लेवरेज ज्यादा है, ये सबसे हाईएस्ट है ना। तो हाईएस्ट क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। हाईएस्ट इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप सिचुएशन 2 का प्लान ए को देखो, इसका इंटरेस्ट भी हाई है और इसका फिक्स कॉस्ट भी हाई है। दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन इन द एंटायर प्लानिंग रेंज जहां पर दोनों ही ज्यादा है। अगर तुम इसका प्लान देखो, ये इसका फिक्स कॉस्ट 15 का है, इंटरेस्ट 2000 का है, इसका फिक्स कॉस्ट 15 का है, ये 1000 का है, इसका फिक्स कॉस्ट 20,000 का है, ये 1000 का है, लेकिन इसका 20,000, इसका 2000, 22,000 का खर्चा किसी में नहीं है, ये सी में है सर। ठीक है, तो क्योंकि इसका फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा हो रहा है और फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इसका फाइनेंशियल लेवरेज भी, या सॉरी टोटल लेवरेज भी। ठीक है, तो असली क्या लिखना है, सिचुएशन 2 प्लान ए हैज द हाईएस्ट DCL ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ माने कारण, यहाँ पर अकाउंट ऑफ का मतलब होता है जिसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ हायर FC
एंड हाई डेप्थ। वेरी गुड, समझा पा रहा हूँ ना सर? ठीक है, बस इस तरह से आपको लेवरेज को समझना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको मैं कराया ये लेवरेज का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसी तरह का होता है। और भी एक क्वेश्चन में आपको दिया था, शायद 2 क्वेश्चन दिया था, आप लोग अगर कर लिए तो मेरे को ये फोटो भेज सकते हो, मैं देखूंगा एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 7, अगर ट्राई नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट दिन एक बार सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, हाँ कौन सा? नहीं नहीं, इसको नहीं करना, नहीं करना, ये वाला ट्राई करना। ठीक है, ये वाला ट्राई करना सर। इसमें ना बैलेंस शीट दिया है, किया आप लोग, किया इसको, ट्राई किया, इसको ट्राई करके लाना नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट से आपको बनाना है। ठीक है, ये मस्ट ट्राई है। और भी कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, इसको ट्राई करना। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 4, 5, 6 मस्ट ट्राई। हाँ, ये छोटा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। हाँ, दिया हुआ है। ठीक है, बाय, थैंक्स। क्या नाम है? अच्छा, ऑनलाइन दो, हाँ हाँ, ठीक है, बाय।